नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, खड़ी बोली के विकास को हम लोग देख रहे हैं और पिछले वीडियो में खड़ी बोली के प्रारंभिक विकास को यानी आदिकालीन विकास को और मध्यकालीन विकास को देखा कि किस प्रकार खड़ी बोली का आरंभिक विकास आदिकालीन साहित्य से जुड़ा हुआ था और आदिकालीन साहित्य में खड़ी बोली अमीर खुसरो के पदों के माध्यम से, सिद्धों, नाथों और जैनों के माध्यम से विकसित हो रही थी, तो रासो रचनाकारों के माध्यम से भी विकसित हो रही थी। बेशक आदिकालीन साहित्य में अपभ्रंश जैसी भाषा थी, परंतु अपभ्रंश के साथ खड़ी बोली का भी प्रयोग शुरू हो गया था। खड़ी बोली के मध्यकालीन विकास में हम लोगों ने संत धारा में देखा, कबीर आदि संतों की रचनाओं में खड़ी बोली किस प्रकार आई, और फिर दक्षिणी हिंदी के रूप में खड़ी बोली के विकास को देखा। एक प्रश्न उठता था, हालांकि अब नहीं पूछा जाता, पहले कभी इस पर विवाद था या यह बात उठती थी कि जब दक्षिणी हिंदी के रूप में खड़ी बोली विकसित हो रही थी तो वह तो दक्कनी क्षेत्र में विकसित हो रही थी, तो क्या उत्तर भारतीय क्षेत्र में खड़ी बोली के विकास को लेकर के निर्वात की स्थिति देखी गई? क्या खड़ी बोली का विकास ठप रहा? तो इसी बात को समझने के लिए हम लोग चर्चा करते हैं संत आदि धारा में, कबीर आदि के पदों में, निर्गुण संतों में, या फिर मान लीजिए सूफी रचनाकार हों या कृष्ण धारा, राम काव्य धारा से जुड़े रचनाकार, इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं हिंदी की बोलियों का ही प्रयोग किया। अब कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, तुलसी की भाषा अवधी है, जायसी ठेठ अवधी में लिख रहे थे और सूरदास ब्रज में, वहीं मीरा ब्रज मारवाड़ी में। आप देखेंगे कि भक्ति काल में इन बोलियों का जो प्रयोग हो रहा था, वास्तव में ये बोलियां कुछ और नहीं, हिंदी भाषा समुदाय को ही दर्शाती हैं और हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। यानी जब दक्षिणी हिंदी दक्कनी क्षेत्र में, दक्षिणी भारत में विकसित हो रही थी खड़ी बोली की एक शैली के रूप में, तो उत्तर भारत में भी हिंदी का विकास हो रहा था, हिंदी की बोलियां विकसित हो रही थी। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे खड़ी बोली के आधुनिक विकास को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से विकसित हुआ। 19वीं शताब्दी को दो भागों में आप बांट कर देखिए। 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध यानी पूर्व आधा एक शताब्दी का, और 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। यदि पूर्वार्ध की बात करें तो 1800 से लेकर के 1850 तक पूर्वार्ध। आप देखेंगे कि इस पूर्वार्ध में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज और जॉन विलियम गिलक्राइस्ट के निर्देशन में भाषा मुंशियों की नियुक्ति हुई। ये वास्तव में भाषा मुंशी कुछ और नहीं काम कर रहे थे, बल्कि खड़ी बोली का ही विकास कर रहे थे, या यूं कहें कि अन्य भाषा की महत्वपूर्ण रचनाओं का अनुवाद खड़ी बोली में कर रहे थे। दोस्तों, औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी मानसिकता हालांकि अपने फायदे के लिए काम कर रही थी। अंग्रेजी सरकार अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करा रही थी। आप देखें कि उसी समय ईसाई मिशनरियां हावी थीं, गतिशील थीं, और फिर इधर देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से खड़ी बोली का विकास। ईसाई मिशनरियों जैसे आपने विलियम कैरे, चार्ल्स मार्शमैन आदि का नाम सुना होगा, फादर कामिल बुल के ऐसे लोगों का नाम आपने सुना होगा। तो ईसाई मिशनरियां धर्म प्रचार के लिए खड़ी बोली का सहारा ले रही थी, ताकि यहाँ के सीधे साधे गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को धर्म के बहकावे में लाकर उनका धर्मांतरण किया जा सके, उन्हें प्रलोभन लालच देकर के उनका धर्मांतरण किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए एक भाषा की आवश्यकता थी, तभी तो भाई वो धर्म प्रचार कर सकते थे।
तो अपने इस लाभ या लालच के लिए उन्होंने खड़ी बोली का सहारा लिया, लेकिन वो भूल गए कि इससे लाभ हमारा ही हो रहा था, कहीं ना कहीं खड़ी बोली विकसित हो रही थी। हिंदी साहित्य के प्रति उनका यह उपकार तो था ही, हिंदी के प्रति उपकार था। और दूसरी तरफ जो साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी मानसिकता थी, शासन सूत्र को मजबूत करने के लिए, सत्ता पक्ष को मजबूत करने के लिए खड़ी बोली का प्रचार प्रसार कर रही थी। अंग्रेजी सरकार इस बात को समझ रही थी कि वही भाषा या वही बोली उनके काम आ सकती है जो उस समय अखिल भारतीय संपर्क भाषा के रूप में हो, यानी जिसका प्रयोग भारत की बहुल जनता करती हो। और इसीलिए उन्होंने खड़ी बोली को माध्यम बना करके इस खड़ी बोली के माध्यम से ही अपने शासन सूत्र को मजबूत करने की कोशिश की। उद्देश्य उनका बड़ा साफ था। वो आपके लिए रेल डाक तार विकसित नहीं कर रहे थे, अपने फायदे के लिए कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि इससे हमारी अवसंरचनात्मक सुविधाएं मजबूत हो रही थी। वैसे ही उनकी औपनिवेशिक मानसिकता का लाभ खड़ी बोली को मिला। खड़ी बोली में कई गद्य अनुवाद किए गए, कई महत्वपूर्ण रचनाओं के अनुवाद किए गए। आप देखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद हुआ। भाषा मुंशियों ने, अगर आपने नाम सुना होगा कि 2 तो फोर्ट विलियम कॉलेज के थे और 2 बाहर के थे, लेकिन ये 4 भाषा मुंशी उस काल में बहुत प्रभावशाली थे। नाम सुना होगा आपने इंशाअल्लाह खान का, लल्लू जी लाल का, सदल मिश्र का, सदा सुख लाल नियाजी का। इन रचनाकारों ने रानी केतकी की कहानी, सुख सागर, प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान जैसी रचनाओं का खड़ी बोली में अनुवाद किया। एक और बहुत फायदे की बात थी, ये जो भाषा मुंशी थे इनका भाषाई दृष्टिकोण एक नहीं अलग अलग था। कोई तत्समनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी का पक्षधर था जैसे सदल मिश्र, तो कोई देशजनिष्ठ खड़ी बोली का पक्षधर था जैसे लल्लू जी लाल, कोई फारसी निष्ठ यानी विदेशजनिष्ठ खड़ी बोली का पक्षधर था जैसे सदा सुख लाल नियाजी। तो दोस्तों इसका एक और फायदा पहुंचा, खड़ी बोली का एक समन्वयकारी रूप, खड़ी बोली का एक समग्र समन्वयकारी रूप विकसित हो रहा था, जिसमें तत्सम तद्भव देशज विदेशज सभी प्रकार का भाषाई दृष्टिकोण शामिल था। यदि देखा जाए तो आज उसी दृष्टिकोण का लाभ लेकर हम और आप हिंदी के प्रति इस समन्वयकारी रूप को अपनाते हैं, या हिंदी में सर्वसमावेशी गुण की आप कामना करते हैं। आत्मसातीकरण अपनाने का इसमें गुण है, इसलिए हम हिंदी के प्रति दुराग्रह या पूर्वाग्रह नहीं रखते। आप देखेंगे कि हमारी एक पंक्ति में अरबी फारसी भी है, अगली पंक्ति में हम अंग्रेजी भी बोलने लगते हैं, हम स्टेशन से लेके हेडमास्टर भी बोलते हैं, अक्ल से लेके दर्द भी बोलते हैं। तो ये लाभ पहुंच रहा था। इसका अर्थ हुआ कि 19वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है 1800 से 1850, वह फोर्ट विलियम कॉलेज और ईसाई मिशनरियों के माध्यम से खड़ी बोली के विकास को लेकर के महत्वपूर्ण रहा है। दोस्तों, खड़ी बोली का विकास 19वीं शताब्दी में अपने उत्तरार्ध चरण में और भी महत्वपूर्ण हुआ। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भारतेंदु युग के नाम से चर्चित हुआ। भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल विकसित हुआ और इसी भारतेंदु युग से साहित्य में राष्ट्रीय जागरण या नव जागरण की चेतना भी पुष्पित पल्लवित हुई। अंग्रेजी पराधीनता को खत्म करने के लिए सामाजिक एकता की आवश्यकता थी। ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजों ने हमें कई स्तर पर तोड़ने की कोशिश की थी। वो जानते थे कि भारतीय जनता जाति, धर्म, संप्रदाय, नारी, पुरुष, अवर्ण, सवर्ण के नाम पर बंटी हुई है, तो क्यों ना इसी कमी का लाभ लेकर के और इसके बीच फूट डालकर राज किया जाए। फूट डालो राज करो की नीति का उन्होंने अनुसरण किया, यानी हम जितना टूटते उतना उन्हें लाभ होता। अंग्रेजों की इसी नीति
को हम फूट डालो राज करो के नाम से जानते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब तक हम सामाजिक रूप में विभेद के शिकार थे, हम आपसी फूट के शिकार थे, तब तक हमारी सामाजिक एकता विकसित नहीं होती और सामाजिक एकता के बिना राष्ट्रीय एकता की बात नहीं की जा सकती थी, पराधीनता से मुक्ति की बात नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, यही वजह है कि राष्ट्रीय जागरण यानी स्वतंत्रता स्वाधीनता के लिए भारतेंदु युग के रचनाकारों ने, भारतेंदु मंडल के रचनाकारों ने सामाजिक एकता को महत्व दिया और यह सामाजिक एकता साहित्य के माध्यम से विकसित हो सकती थी। यानी समझिए, नवजागरण परक चेतना कुछ और नहीं, राष्ट्र को, समाज को जगाने की कोशिश है, उसे पाखंडों से, उसे आडंबरों से, उसे विभेद से मुक्ति दिलाकर एक राष्ट्रीय मंच पर लाने का नाम ही नवजागरण परक चेतना है। आप इसे और कई रूपों में जानते हैं कि भाई अतीत से जो चेतना प्रेरणा ले, क्योंकि हमारा अतीत स्वर्णिम था, हमारा अतीत श्लाघ्य था, हम निर्दोष थे, भारत सोने की चिड़िया थी, हम अतीत में विश्व गुरु थे। तो उस अतीत की संस्कृति का लाभ लेकर, उसी से प्रेरणा लेकर फिर से वर्तमान को संशोधित करना ही नवजागरण है। लेकिन उद्देश्य इसका बड़ा साफ था, समाज को एक करना ताकि एक राष्ट्रीय मंच विकसित हो सके। दोस्तों, उस समय की जनता कम पढ़ी लिखी थी। आप समझिए साक्षरता का दर क्या होगा। दोस्तों, जनता यदि कम पढ़ी लिखी हो तो उसे अपनी बात समझाने के लिए साहित्य को एक ऐसी विधा की आवश्यकता पड़ती है जो सहज हो। इसीलिए भारतेंदु युग से आप देखेंगे गद्य जैसी विधा का जन्म हुआ और एक ऐसी भाषा या बोली की आवश्यकता पड़ेगी जो सबके लिए, यानी उस समय की बृहद जनता, उस समय के बृहद भारतीय क्षेत्र में उस बोली का प्रयोग हो। इसे ध्यान में रखकर ही भारतेंदु मंडल के रचनाकारों ने एक तरफ गद्य की शुरुआत की और दूसरी तरफ खड़ी बोली को। भारतेंदु जी ने 1873 में कालचक्र की भूमिका में इसे देखकर ही लिखा, हिंदी नए चाल में चले। इसका मतलब ही है, एक तरफ हिंदी की गद्य विधा विकसित हो रही थी दोस्तों, और दूसरी तरफ खड़ी बोली का प्रसार हो रहा था। इसलिए उनका डायलॉग था, हिंदी नए चाल में चली। लेकिन भारतेंदु युग की एक समस्या थी। आप देख सकते हैं कि आदिकाल से भक्ति काल, रीति काल तक आते आते साहित्य में सिर्फ पद्य विधा ही प्रभावशाली थी, कविताएं ही लिखी जा रही थी और कविताओं की जो भाषा थी कहीं ब्रज थी, कहीं अवधी थी। दोस्तों, भारतेंदु जी के काल में भाषा का अंतर विरोध देखा गया। यह सही है कि गद्य और खड़ी बोली का विकास हो रहा था। गद्य सहज विधा थी, गद्य के माध्यम से भावों और विचारों का सहज और शीघ्र संप्रेषण किया जा सकता है। छोटे बच्चे को भी गद्य समझ में आता है। इसलिए दादी और नानी हमें गद्य सुनाती थी बचपन में। याद रखिए, कहानी, नाटक, उपन्यास ये गद्य है। इसलिए दादी की हम कहानियां जल्दी सुनते थे। अगर दादी हमें कविता पद्य सुनाती तो हम नहीं समझ पाते, क्योंकि बेशक पद्य या कविता भावनमेश तो लाती, बेशक पद्य या कविता भावनमेश तो ला सकती है, भावनाओं में डुबा सकती है, लेकिन इसमें भावों का सहज संप्रेषण नहीं होता। इसलिए भारतेंदु मंडल के रचनाकार इस बात को समझ रहे थे कि एक तो गद्य की आवश्यकता पड़ेगी नवजागरण के लिए, और साथ ही उस समय की संपर्क भाषा खड़ी बोली की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए भारतेंदु एक तरफ कहते हैं कि हिंदी नए चाल में चली, तो दूसरी तरफ प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा, चाहो जो निज साचहु कल्याण। तो सब मिलके भारत संतान। देखिए, पूरे भारतीय जनता को मिलाने की बात थी। यही राष्ट्रीय जागरण या सामाजिक एकता है। चाहो जो निज साचहु कल्याण,
तो सब मिलके भारत संतान, जपो निरंतर एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। और तब भारतेंदु जी को लिखना पड़ता है, आवहूं सब मिलके रोवहूं भारत भाई। सबको मिलाने की बात, भारत भाई से राष्ट्रीय जनता को संबोधित करने की बात, आप समझ सकते हैं कि सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता का ही रूप है। दोस्तों, यदि हम लोग बात करें कि भारतेंदु जी का भाषाई दृष्टिकोण क्यों अंतर विरोध मूलक था, तो जरा आप इस पर विचार करें। भारतेंदु जी निज भाषाओं को महत्व दे रहे थे, यानी हिंदी की बोलियों को, और इसीलिए उन्होंने लिखा, निज भाषा उन्नति यहो सब उन्नति को मूल, पै निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। उन्होंने लिखा, यद्यपि अंग्रेजी पढ़ी के होत सब गुण परबीन, पै निज भाषा ज्ञान के रहत दीन के दिन। भारतेंदु जी इस बात को समझ रहे थे कि निज भाषा यानी हिंदी बोलियों का विकास आवश्यक है। फिर भी भारतेंदु युग में खड़ी बोली के विकास को आप अंतर विरोध मूलक मानिए। क्यों? क्योंकि भारतेंदु युग में गद्य और पद्य दोनों विधाओं का अंतर विरोध था। गद्य के लिए तो खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा था, किंतु पद्य के लिए अभी भी ब्रज भाषा। भारतेंदु जी ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया था कि खड़ी बोली अभी भी कविता के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा भी कि खड़ी बोली के माध्यम से कैसी भोंडी कविता बनती है। इसका मतलब है कि भारतेंदु युग में नाटकों का प्रसार हुआ। नाटक जन संवाद के माध्यम से, गद्य की विधा में नाटक सबसे सशक्त विधा थी। एक साथ हजारों लोगों को नाटक के माध्यम से अपनी बात समझाई जा सकती थी। लेकिन नाटक अभी भी आप देखें तो उसमें एक तरफ गद्य खड़ी बोली के भी संवाद थे, तो दूसरी तरफ उसके पद्य संवाद ब्रज भाषा में। यानी भारतेंदु युग में खड़ी बोली का विकास अंतर विरोध मूलक रह गया। ब्रज भाषा भी थी और खड़ी बोली। भारतेंदु युग या भारतेंदु मंडल ने इस बात को समझ लिया था कि राष्ट्र को झकझोरने के लिए या राष्ट्रीय जनता से सीधे संवाद के लिए नाटक और समाचार पत्र सशक्त माध्यम है। इसलिए आप देखें कि भारतेंदु युग में नाटकों का प्रसार ही नहीं, या यूं कहें नाटकों की शुरुआत ही नहीं हुई, बल्कि सर्वाधिक नाटक लिखे भी गए। कई चर्चित नाटक भारतेंदु जी ने लिखे, 1.5 दर्जन से भी अधिक नाटक जो चर्चित रहे। आपने नाम सुना होगा, पाखंड विडंबनम, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विषमौषधम, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये ऐसे नाटक लिखे जा रहे थे। तो समाचार पत्र भी, कवि वचन सुधा, आपने सुना होगा ब्राह्मण जैसा समाचार पत्र प्रताप नारायण मिश्र का। भारतेंदु कवि वचन सुधा नामक समाचार पत्र का संपादन कर रहे थे। हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट, आनंद कादम्बिनी, कई नीरद नागरी, ऐसे समाचार पत्रों का संपादन प्रकाशन हो रहा था। जाहिर सी बात है कि भारतेंदु युग से आधुनिक काल की शुरुआत हुई और हिंदी साहित्य या यूं कहें कि खड़ी बोली का भी आधुनिक विकास भारतेंदु युग से ही जुड़ा हुआ था। परंतु चूंकि खड़ी बोली के साथ ब्रज भाषा भी थी, इसलिए इस विकास को अंतर विरोध मूलक माना गया। आगे चलकर द्विवेदी युग में, द्विवेदी युग यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत हो जाती है, 1900 से 1920 तक। आगे चलकर के द्विवेदी युग में खड़ी बोली एकमात्र साहित्य की भाषा बनकर के आई। इसलिए माना गया कि आधुनिकता की वास्तविक शुरुआत द्विवेदी युग से हुई। क्यों? क्योंकि भाषाई अंतर विरोध खत्म हो गया। ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं रहा। द्विवेदी जी ने स्वयं फटकारते हुए कहा था कि जिसका ध्यान सिर्फ ब्रज क्षेत्र पर है, उसकी भाषा तो ब्रज भाषा ही हो सकती है।
परंतु जो अपने आप को अखंड आर्यावर्त का समझता है उसकी भाषा खड़ी बोली होगी। उन्होंने यहां तक लिखा कि खड़ी बोली हिंदी में सब पर कविता हो सकती है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत समस्त जीव, रंक से लेकर राजा पर्यंत समस्त मनुष्य, बिंदु से लेकर सिंधु पर्यंत समस्त जल, अनंत आकाश, अनंत पर्वत, अनंत पृथ्वी, सब पर कविता हो सकती है, तो फिर खड़ी बोली संकीर्ण क्यों है? इसलिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कई उद्देश्य रखे। उन्होंने साहित्य को ज्ञान की संचित राशि माना और साहित्य का उद्देश्य निर्धारित किया कि साहित्य उद्देश्य मूलक हो, नैतिक हो, साहित्य प्रयोजन मूलक हो, उपदेशात्मक हो, राष्ट्र को जगाने के लिए हो। इसलिए उन्होंने लिखा भी कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन और विलास की वस्तु नहीं है। अर्थात द्विवेदी युग में भी साहित्य पूरी तरह राष्ट्रीय जागरण के उद्देश्य से लिखा गया, लेकिन यहाँ अंतर विरोध समाप्त हो गए। यहाँ एकमात्र खड़ी बोली उभर करके आई, गद्य और पद्य दोनों की भाषा के रूप में। यदि आप देखें तो द्विवेदी युग में सरस्वती जैसी पत्रिका का संपादन मील के पत्थर का काम किया। आरंभ में सरस्वती पत्रिका में संपादकों की मंडली कार्य कर रही थी। बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजरत्न दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, कई संपादकों की मंडली कार्य कर रही थी। परंतु 1901 में बाबू श्याम सुंदर दास सरस्वती के मुख्य संपादक बने और 1903 में सरस्वती प्रेस के व्यवस्थापक या यूं कहें प्रबंधक के द्वारा चिंतामणि घोष के द्वारा सरस्वती पत्रिका के प्रबंधक, मैनेजर कह लें, व्यवस्थापक कह लें, उनके द्वारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को मुख्य संपादक बनाया गया सरस्वती पत्रिका का। और यहां से खड़ी बोली का विकास फिर थमा नहीं। खड़ी बोली में गद्य का अनुवाद, खड़ी बोली के व्याकरण को मानक करने की कोशिश, खड़ी बोली में निबंध कार्य, खड़ी बोली में काव्य लेखन, खड़ी बोली में नौनमेषी लेखन, प्रयोजन मूलक हिंदी की शुरुआत खड़ी बोली में कई नई नई चीजें जुड़ करके आई। तो 20वीं शताब्दी में द्विवेदी युग सबसे चर्चित रहा। दोस्तों, कई संस्थाएं ऐसी रहीं जो खड़ी बोली के विकास को तेज कर रही थी, तीव्र गति दे रही थी। आप इसी दौर में देखेंगे नागरी प्रचारणी सभा भी। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक सदस्यों में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और डॉक्टर शिव कुमार सिंह की चर्चा की जा सकती है। नागरी प्रचारणी सभा एक तरफ हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी के विकास में अग्रसर थी, तो दूसरी तरफ इसका ध्यान हिंदी भाषा के साहित्यिक संवर्धन पर था। यानी कि इस प्रकार हिंदी साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित हो, पुष्पित हो, पल्लवित हो। दोस्तों, यह वही दौर था जब कई क्षेत्रों में हिंदी के विकास के लिए कई संस्थाएं गठित हो रही थी। जैसे आपने नाम सुना होगा कविता वर्धिनी सभा, कवि समाज, रसिक समाज। दोस्तों, यह वही दौर था जब कई पत्र पत्रिकाओं का कुछ इतर या संस्थाओं से हटकर भी संपादन हो रहा था। व्यक्तिगत कार्य भी शुरू हुए थे। 19वीं शताब्दी से ही आप देखेंगे हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। आप थोड़ा और आगे बढ़ें या यूं कहें कि फोर्ट विलियम कॉलेज के पश्चात, फोर्ट विलियम कॉलेज ने तो हालांकि हिंदी और उर्दू को आरंभ में विवाद के घेरे में रखने की कोशिश की, दोनों के बीच भेद डालने की कोशिश की, क्योंकि औपनिवेशिक मानसिकता थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के गिलक्राइस्ट महोदय ने आरंभ में हिंदी को गंवारू भाषा का नाम दिया था और उर्दू को कोर्ट ऑफ हाई स्टाइल। अब आप समझ सकते हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना।
लेकिन ये जो भेद है वो आगे चल कर के भी बना रहा। आप देखेंगे कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण प्रसाद जैसे लोग, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे, तो राजा लक्ष्मण प्रसाद तत्सम निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। हिंदी के प्रति भेदवादी रवैया फोर्ट विलियम कॉलेज ने शुरू किया। जो उर्दू वास्तव में हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था कि उर्दू कुछ और नहीं, खड़ी बोली हिंदी की ही एक शैली है, क्योंकि आप उर्दू कुछ भी कर लें तो उसका व्याकरण खड़ी बोली का है। मैं आपसे नाराज हूं, अब सिर्फ एक शब्द है फारसी का नाराज, बाकी मैं आपसे हूं। मैं मुखातिब हूं, तशरीफ रखिए, आप फरमाएं। जरा समझिए, ये उर्दू है, यानी उर्दू कोई अलग थलग भाषा नहीं, खड़ी बोली की ही शैली है। लेकिन अंग्रेजी साम्राज्यवादी मानसिकता ने भेद डालने की कोशिश की थी। यह भेद आगे चलकर भी बना रहा, कहीं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा, कहीं राजा लक्ष्मण प्रसाद के द्वारा, लेकिन भारतेंदु युग के आने से यह भेद समाप्त हो गया। भारतेंदु युग के रचनाकारों ने खड़ी बोली के समन्वयकारी रूप का प्रयोग किया। इसलिए आप देखेंगे भारतेंदु के नाटकों में तत्सम यानी संस्कृत निष्ठ भाषा का भी प्रयोग है। सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, भारत दुर्दशा में देखिए। आप देखेंगे कि उसमें फारसी निष्ठ हिंदी यानी उर्दू निष्ठ हिंदी का भी प्रयोग है। तवंगरी बदिलस्त न बमाल, दुनिया में दो ही मस्त, या हाल मस्त या माल मस्त। और फिर आप देखेंगे कि देशज निष्ठ हिंदी का भी प्रयोग है। ना कहीं आना ना कहीं जाना, जो पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, जो ना पढ़तव्यम वो भी मर्तव्यम, दंत कटाकट किम कर्तव्यम। दोस्तों, भारतेंदु युग का यह श्रेय है कि भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी की एक समन्वयकारी शैली विकसित होने लग गई। आगे चलकर द्विवेदी युग में एकमात्र खड़ी बोली साहित्यिक भाषा बन करके आई। सारे अंतर विरोध धीरे धीरे खत्म होने लग गए। आज भारतेंदु युग की ही देन है कि हिंदी साहित्य और आम बोलचाल में समन्वयकारी रूप का हम प्रयोग करते हैं। हम में से कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, लोग कहते हैं मैं बड़ा टेंशनात्मक हो गया हूँ। हाँ, आपने सुना होगा। लोग कहते हैं कि मेरा सिक्स सेंस काम नहीं कर रहा है। पूछिए कि आप इसकी हिंदी बताइए तो उनको नहीं मालूम, कहते यही हिंदी है। कुछ लोग सेक्रेटेरिएट को ही हिंदी समझते हैं, सचिवालय को अंग्रेजी समझ लेते हैं। लेकिन ये खुशी की बात है कि हिंदी का समन्वयकारी रूप विकसित हो रहा है। इसीलिए हिंदी सहज होती जा रही है, निकट होती जा रही है और सभी बोलियों को आपस में मिलाती जा रही है। यह भी एक टॉपिक आपसे पूछा जाता है कि हिंदी बोलियों का समुदाय है और सभी बोलियों में आपसी लेन देन है। तो मैं उम्मीद करूं कि कुछ बातें समझ में आई आपको। अगले वीडियो तक बने रहें दोस्तों, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।